वेलकम करती हूँ आप सबका नीव इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम केमिस्ट्री में कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे। आपको आप सबकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा मिशन HPSSC। तो केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज जो है डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कुछ नीव इंस्टीट्यूट के बारे में। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं मिशन HPSSC। मिशन HPSSC का मतलब है कि नीव इंस्टीट्यूट हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और बोर्ड के अंडर आने वाले डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग प्रोवाइड करता है। इस सेशन में मैं स्पेशली बात कर रही हूँ हमारे HP टेट के बैच के बारे में। तो नीव इंस्टीट्यूट ने कमिंग टेट जो नवंबर में आने वाला है उसके लिए जो है आर्ट्स, मेडिकल और नॉन मेडिकल का ऑनलाइन बैच जो है वो स्टार्ट कर दिया है। अगर आप भी हमारे ऑनलाइन बैच में शामिल होना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, नीव इंस्टीट्यूट लिखिए। नीव इंस्टीट्यूट में आपको इस तरह का आइकन देखने को मिलेगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और अपनी ऑनलाइन क्लास बुक करवाने के लिए हमारे फ़ोन नंबर 9459802085 पर कॉल करके अपनी ऑनलाइन क्लास जो है वो बुक करवाइए। अब मैं आपको बता दूं कि नीव इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने में आपके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट है हमारा 1 वीक डेमो फ्री। 1 वीक डेमो फ्री का मतलब है कि हम अपनी ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस में 1 वीक डेमो फ्री देते हैं। इसका मतलब है कि ऐसा नहीं है आप फर्स्ट डे आइए, फीस दीजिए तभी आपको क्लास में बैठने दिया जाएगा। आप 1 वीक तक पढ़िए, एनालाइज कीजिए कि क्या जो इंस्टीट्यूट आपको पढ़ा रहा है और जो यहाँ के टीचर जो आपको पढ़ा रहे हैं वो क्या आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, क्या वो आपको बेनिफिट देगा आपके आने वाले एग्ज़ाम में। इन सब चीज़ों को एनालाइज करके ही आप जो है वो एडमिशन लीजिए। तो इसके लिए जो है हमने 1 वीक डेमो फ्री रखा हुआ है। इसके अलावा हमारी डेली क्लासेस, वीकली टेस्ट एंड क्विजेज एंड डाउट रिमूवल सेशन भी रहता है। एक और चीज़ जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रही है वो है 20% डिस्काउंट फॉर BPL स्टूडेंट्स। हमने जो है वो BPL स्टूडेंट्स के लिए 20% डिस्काउंट रखा हुआ है। और मैं अपनी HP टेट की फ़ीस की बात करूं तो वो है 1999 रुपीज़। इस रुपीज़ में भी हमने जो है वो 20% डिस्काउंट जो है वो BPL स्टूडेंट्स को रखा हुआ है ताकि वो अपनी पढ़ाई जो है वो रेगुलर रूप से कर सकें। मैं आपको HP टेट में केमिस्ट्री और बायोलॉजी का सेक्शन करवाऊंगी। तो चलिए चलते हैं अपनी केमिस्ट्री की क्लास में। आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट MCQs डिस्कस करने वाले हैं आपके टेट के लिए, TGT के लिए, जो आपके कमिंग एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। और कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं ये, और कुछ नए हमने इंक्लूड किए हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाई कोलाइडिंग पार्टिकल्स इज नोन एज। ठीक है, तो जो कोलाइड क्या होते हैं आपको पता है, वो भी एक प्रकार का क्या होता है, सॉल्यूशन ही होता है जिसमें डिस्पर्स्ड फेस होती है और डिस्पर्स्ड मीडियम होता है। तो कोलाइडल पार्टिकल्स जो होते हैं उनका साइज जो है वो बड़ा होता है। ठीक है, और वो जो है उनमें इतना इफेक्ट होता है कि वो जो बीम ऑफ लाइट को जो है वो क्या कर सकते हैं, वो उसको स्कैटर कर सकते हैं बीम ऑफ लाइट को। तो जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडिंग पार्टिकल इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। क्या होता है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर है टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट होता है जब बीम ऑफ लाइट जो है वो पार्टिकल्स पर पड़ती है तो पार्टिकल उस लाइट को स्कैटर कर देते हैं। ठीक है, तो उस इफेक्ट को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। जो आपके कोलाइडल हैं वो जो है वो टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, आपके जो सॉल्यूशंस होते हैं वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते क्योंकि उनमें जो है वो पार्टिकल साइज जो है वो बहुत छोटा होता है। जैसे आपने सॉल्यूशन बनाया है सॉल्ट और वाटर का, या आपने शुगर और वाटर का, तो वो एक सॉल्यूशन है। ठीक है, तो वो जो है वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा क्योंकि उसमें पार्टिकल साइज जो है वो बहुत छोटा है। लेकिन कोलाइडल पार्टिकल्स में जो साइज होता है वो बड़ा होता है, 1 to 1000 नैनोमीटर होता है। और कोलाइडल पार्टिकल्स जो हैं वो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर देते हैं और टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है।
फर्स्ट ऑप्शन है अ एटम इज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। ये सही है क्योंकि जो थॉमसन मॉडल था उसने बताया था कि एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ये चीज़ हमें थॉमसन मॉडल ने दी थी, जो उनका प्लम पुडिंग मॉडल था। नेक्स्ट है साइज ऑफ केटायन इज स्मॉलर देन दैट एट द कॉरस्पॉन्डिंग एटम, कि केटायन का साइज एटम के उसकी अपने ही एटम से छोटा होता है। तो जैसे केटायन है हमारे पास सोडियम पॉजिटिव, ठीक है। अब इसके साइज की बात करें तो ये इसका साइज सोडियम से छोटा होगा। क्यों? क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन देने के कारण जो है अब दोनों का एटॉमिक नंबर जो है, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, ठीक है। लेकिन इसके पास जो है वो सोडियम एटम के पास खुद 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन जब ये कैटायन बन गया तो इसके पास जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो 11 एटॉमिक नंबर के लिए 10 इलेक्ट्रॉन को खींचना ज़्यादा इजी है एज कम्पेयर टू 11 से। तो जो कॉरस्पॉन्डिंग कैटायन का साइज होता है वो एटम से छोटा होता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। नेक्स्ट है द साइज ऑफ द एनायन इज बिगर देन दैट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एटम। तो एनायन का साइज जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग एटम से बड़ा होता है। जैसे हमारे पास ये फ्लोरीन है और ये फ्लोरीन का एनायन है, ठीक है। तो फ्लोरीन का साइज जो है वो छोटा होगा और एनायन का बड़ा होगा, क्योंकि एनायन में यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए और फ्लोरीन में कितने थे? 9 ही थे, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेल्स जो है वो बढ़ जाएंगी और एनायन का साइज जो है वो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एटम से बड़ा होगा। नेक्स्ट, ये तीनों ऑप्शन सही हैं, तो हमें जो है वो रॉन्ग ऑप्शन देखनी है। तो ऑप्शन डी है ए एटम एंड इट्स आयन हैव एन अनइक्वल नंबर ऑफ, ये स्टेटमेंट आधी लिखी है, यहाँ पे होगा अनइक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। एन एटम एंड इट्स आयन हैव एन अनइक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। तो एक एटम है, मान लो कोई सोडियम एटम है आपके पास और आयन, इसका आयन मान लो ये है, तो इनमें अनइक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, ठीक है। तो ये सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 11। और सोडियम आयन है, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 11। तो ऐसा नहीं हो सकता कि किसी एटम और उसके आयन में जो है वो अनइक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो हमेशा क्या होते हैं? सेम होते हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर जो है वो नहीं बदलता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी जो है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है। अ एटम एंड इट्स आयन हैव अनइक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि एटम और आयन में जो है वो इक्वल नंबर्स ऑफ प्रोटॉन होते हैं, क्योंकि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वही एटॉमिक नंबर होता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। An element X has 12 protons in its nucleus. To which group of the periodic table it will belong? ठीक है, हमारे पास एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 12 और हमने बताना है कि कौन से ग्रुप को ये बिलोंग करता है। तो सबसे पहले हमें लिखनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो वो होगी 1s2 2s2 2p6 3s2, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ग्रुप नंबर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल एनर्जी शेल 3 है। लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से ब्लॉक में गया? एस ब्लॉक में, तो ये एस ब्लॉक एलिमेंट है। और ग्रुप नंबर जो है वो एस ब्लॉक के लिए क्या आता है? तो जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एस ब्लॉक में जाते हैं वो होता है हमारा क्या? ग्रुप नंबर। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो एस शेल में जा रहे हैं और कितने जा रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। तो जो एटॉमिक नंबर 12 है किसी एटम का, एलिमेंट का, तो वो सेकंड ग्रुप में होगा। किस में होगा? सेकंड ग्रुप में, ठीक है। और आपको पता है कि मैग्नीशियम का जो है एटॉमिक नंबर होता है 12 और वो होता भी कहाँ है? सेकंड ग्रुप में होता है पीरियोडिक टेबल में। ऐसे होता है, पहले बेरिलियम फिर मैग्नीशियम, और ये एल्केलाइन अर्थ मेटल है, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट, ठीक है। कौन सा जो है वो ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट नहीं है? ये पूछा गया है कि नहीं है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट। देखिए, जो यूरेनियम के बाद जो एलिमेंट्स आते हैं उनको बोलते हैं ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स, और वो आपके होते हैं नेपच्यूनियम, पोलोनियम, ठीक है, अमेरिकेनियम, ठीक है। जो ये जो नाम है ये दिए गए हैं जो साइंटिस्ट था उनके नाम पे, या जिस कंट्री को वो बिलोंग करते थे उनके नाम पे, ठीक है। और कैलिफोर्नियम, आइंस्टाइनियम, ठीक है,
कैलिफोर्नियम, आइंस्टाइनियम, ये सारे जो हैं ये क्या हैं, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट हैं, क्योंकि यह यूरेनियम के बाद आते हैं पीरियोडिक टेबल में। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखिए पोलोनियम भी जो है वो एक मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट है। तो यहाँ पे जो है यूरेनियम, ठीक है, होगा, पोलोनियम भी होगा, ठीक है, रेडियम यहाँ पे नहीं है, और अमेरिकन भी जो है वो ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है कि कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन सी है, क्योंकि जो आयरन है, रेडियम है, वो एक ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट नहीं है। ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट है यूरेनियम, पोलोनियम, अमेरिकेनियम, नेपच्यूनियम, आइंस्टाइनियम एंड कैलिफोर्नियम, ये सारे आपके ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट हैं। इनमें रेडियम ये नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, द एलिमेंट विद हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन द पीरियोडिक टेबल। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की कैपेबिलिटी, तो वो सबसे ज़्यादा होती है फ्लोरीन में। किस में होती है? फ्लोरीन में। तो फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। अब एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या होती है? जिसमें जो है वो हीट एब्जॉर्ब होती है। ऐसी प्रोसेसेस जिनमें जो है वो हीट एब्जॉर्ब होती है उनको बोलते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेसेस। अब है पहली ऑप्शन है डल्यूशन ऑफ, डल्यूशन ऑफ स्पेलिंग देख लेना, DILU से होगी, डल्यूशन ऑफ H2SO4, H2SO4 की डल्यूशन, ठीक है। तो H2SO4 है आपका सल्फ्यूरिक एसिड। जब हम उसकी डल्यूशन करेंगे, उसमें वाटर ऐड करेंगे, तो आपने बहुत बार लैब में किया होगा, जब हम एसिड में वाटर ऐड करते हैं तो क्या होता है, हीट निकलती है, हीट एनर्जी रिलीज होती है। तो ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस नहीं हो सकती। सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, अब आइस है, ठीक है, आइस है आपकी, तो आइस सब्लिमेट होके क्या बनाएगी? आइस सीधा सब्लिमेट होके क्या बना देगी? ये बना देगी आपके वेपर, ठीक है, क्या बना देगी? वेपर। तो इसके लिए क्या चाहिए? आइस को पिघलने के लिए और वेपर बनने के लिए क्या चाहिए? हीट एनर्जी चाहिए। तो ये क्या हुई आपकी? एक एंडोथर्मिक प्रोसेस हुई। नेक्स्ट है कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर। अगर वाटर वेपर ने ठंडे होना है, उन्होंने ठंडे होकर दोबारा लिक्विड स्टेट में आना है, तो उनको एनर्जी क्या करनी पड़ेगी? रिलीज करनी पड़ेगी। तो वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी, एंडोथर्मिक प्रोसेस नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी। आगे है इवेपोरेशन ऑफ वाटर। अगर वाटर ने इवेपोरेट होना है तो उसको भी क्या करना पड़ेगा? उसको भी एनर्जी जो है वो लेनी पड़ेगी, तभी वो इवेपोरेट होगा। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है हमारी एंडोथर्मिक प्रोसेसेस हैं ये सेकंड वाला, सब्लिमेशन ऑफ आइस एंड इवेपोरेशन ऑफ वाटर। तो ऑप्शन डी में जो है, यहाँ पे एक ही ऑप्शन लिखी है तो यहाँ पे 2 होंगी, ऑप्शन 4 एंड ऑप्शन सेकंड जो है वो राइट आंसर है, क्योंकि सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस एंड इवेपोरेशन ऑफ वाटर, इन दोनों के लिए जो है वो हीट एनर्जी की ज़रूरत होगी। तो ये दोनों जो हैं वो एंडोथर्मिक प्रोसेसेस हैं। नेक्स्ट है द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 18। देखो ग्रुप 18 जो है हमारे पीरियोडिक टेबल का सबसे लास्ट में आता है, और इसको बोलते हैं हम, ग्रुप 18 में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम नोबल गैसेस बोलते हैं, इनको हम इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं। इनके बहुत सारे नाम हैं, आपने कंफ्यूज नहीं होना है। और इनको ज़ीरो ग्रुप एलिमेंट्स भी बोलते हैं, ठीक है। ग्रुप 18 को क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका ऑक्टेट फुल होता है, और ये बहुत सारे जो है ये इनर्ट केस में रहते हैं सारे के सारे एलिमेंट्स, क्योंकि इनका ऑक्टेट फुल होता है तो ये किसी के साथ जो है वो बॉन्ड नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 18 आर कॉल्ड नोबल गैसेज, इनर्ट गैसेज एंड जीरो ग्रुप एलिमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 8 है विच मेथड इज कॉमनली यूज टू सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम वाटर। ठीक है, तो आपको पता है कि जो सी वाटर है उसमें क्या होता है, उसमें होता है आपका सॉल्ट। तो सी वाटर से जो है वो सॉल्ट इवेपोरेट हम जो है वो निकालते हैं, तो हम निकालते हैं इवेपोरेशन प्रोसेस से। तो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है कि जो सॉल्ट है उसे वाटर से हम सॉल्ट कैसे निकालेंगे, तो वो है इवेपोरेशन, वाटर इवेपोरेट हो जाएगा और सॉल्ट जो है वो नीचे बच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, नेम द कैटलिस्ट विच इज़ यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया बाय हेबर प्रोसेस। देखो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, ये भी क्वेश्चन बनता है कि हेबर प्रोसेस किसकी प्रोडक्शन के लिए यूज़ होती है। तो हेबर प्रोसेस जो है वो अमोनिया की प्रोडक्शन के लिए यूज़ होती है, ठीक है। और इसमें कौन सा कैटलिस्ट यूज़ होता है,
तो इसमें होता है आपका कैटालिस्ट यूज आयरन। कौन सा होता है कैटालिस्ट यूज? आयरन। तो हेबर प्रोसेस में जो कैटालिस्ट यूज होता है वो होता है आपका आयरन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, विच इज कॉल्ड रोल्ड गोल्ड। रोल्ड गोल्ड को फूल्स गोल्ड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? फूल्स गोल्ड, क्योंकि ये देखने में जो है वो रियल गोल्ड की तरह लगता है, और जिसको गोल्ड की नॉलेज नहीं होती वो इसको सच का गोल्ड ही समझ लेता है। तो रोल्ड गोल्ड होता है आपका आयरन सल्फाइड FeS2, ये होता है आपका रोल्ड गोल्ड। तो याद रखना है आपने, FeS2 इज कॉल्ड रोल्ड गोल्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, नेम द एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल विच हैज़ मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? जब कोई एलिमेंट जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करता है, ठीक है। कोई एलिमेंट जैसे फ्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और वो क्या बन जाएगा? वो एक एनायन बन जाएगा। तो वो कितनी एनर्जी रिलीज करेगा, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। तो जैसे जैसे जो है हम पीरियोडिक टेबल में जाते हैं इस साइड को, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जो वैल्यू है वो इंक्रीज होती जाती है, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो मोर नेगेटिव हो जाती है, ठीक है। लेकिन ऐसे तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फ्लोरीन की होनी चाहिए, लेकिन फ्लोरीन का जो है वो स्मॉल साइज है, ठीक है, और यहाँ पे हिंड्रेंस रहती है इलेक्ट्रॉन्स की। तो ये कमिंग इलेक्ट्रॉन को जो है वो क्या करते हैं? आने नहीं देते, क्योंकि स्मॉल साइज है इनका। तो न्यूक्लियर चार्ज को ये जो है वो छुपा लेते हैं कमिंग इलेक्ट्रॉन से। तो जो क्लोरीन है आपका, उससे उसकी सबसे ज़्यादा जो है वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की होती है। तो पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा जो है वो मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है क्लोरीन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, विच टेम्परेचर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ज़ीरो। ठीक है, एब्सोल्यूट ज़ीरो जो है वो कौन टेम्परेचर होता है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। -273 डिग्री सेल्सियस को एब्सोल्यूट ज़ीरो कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज कॉल्ड द मीटर। ठीक है, और इसको कहते हैं सॉल्ट पीटर भी कहते हैं, इंडियन सॉल्ट पीटर। मीटर को कई बार यहाँ पे नीटर लिखा होता है, इसको कहते हैं इंडियन सॉल्ट पीटर। तो इंडियन सॉल्ट पीटर आपका होता है पोटाशियम नाइट्रेट, KNO3 होता है आपका इंडियन सॉल्ट पीटर, इसी को ही मीटर बोलते हैं। और मैं बात करूँ आपका चाइले सॉल्ट पीटर, तो चाइले सॉल्ट पीटर आपका सोडियम नाइट्रेट होता है। आपने ये डिफरेंस जरूर देख लेना है कि इंडियन सॉल्ट पीटर और मीटर आपका पोटाशियम नाइट्रेट होता है, और चाइले सॉल्ट पीटर आपका सोडियम नाइट्रेट होता है। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ विटामिन डी, ठीक है, सॉरी द केमिकल फॉर्मूला ऑफ विटामिन डी। तो केमिकल फॉर्मूला ऑफ विटामिन डी होता है आपका टोकोफिरॉल, स्पेलिंग TU नहीं होगा, TO से होगा, ठीक है। तो इसका सॉरी विटामिन डी का जो है वो केमिकल फॉर्मूला है कैल्सीफिरॉल। क्या है? कैल्सीफिरॉल, कैल्सीफिरॉल है इसका जो है वो फार्मूला। विटामिन डी भी जो है वो दो टाइप में पाई जाती है, D2 और D3 में। जो मैक्सिमम हम यूज़ करते हैं वो होती है विटामिन D3, और उसको बोलते हैं कैल्सीफिरॉल, और आपकी विटामिन D2 को बोलते हैं टोकोफिरॉल। तो केमिकल फार्मूला ऑफ विटामिन डी मैक्सिमम जो हम यूज़ करते हैं, टैबलेट्स में खाते हैं, तो वो विटामिन D3 होती है, तो वो होती है आपकी कैल्सीफिरॉल। यहाँ स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक है, मैंने लिख दी है, कैल्सीफिरॉल की स्पेलिंग होगी CALCIFEROL। तो विटामिन डी इज योर कैल्सीफिरॉल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ लीस्ट एटॉमिक साइज। ठीक है, किसका सबसे छोटा एटॉमिक साइज है? तो आपको पता है हम जैसे इधर बढ़ते हैं अलॉन्ग द पीरियड, तो एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज होता है। क्यों होता है डिक्रीज? क्योंकि एटॉमिक नंबर जो है वो 1 बढ़ जाता है। तो अब अगर हम इन 4 एलिमेंट्स की बात करें तो ये किस तरह से अरेंज होंगे, तो आपको पता है फर्स्ट ग्रुप में लिथियम होगा, फिर नीचे सोडियम होगा, और सेकंड ग्रुप में बेरिलियम होगा,
और दूसरी जगह पे मैग्नीशियम होगा। तो इस साइड को जाएं हम अलोंग द टेबल, पीरियोडिक टेबल, तो एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है, और नीचे को जाएं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है। तो इन 4 एलिमेंट्स में सबसे छोटा एटॉमिक साइज होगा हमारे बेरिलियम का, क्योंकि अलोंग द पीरियड जो है वो साइज जो है वो डिक्रीज होता है, और अलोंग द ग्रुप जो है वो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती हैं तो साइज भी बढ़ता है। तो इसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे स्मॉल साइज जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, बेरिलियम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, विच इज़ नॉट एन एल्कली मेटल। कौन सी एल्कली मेटल नहीं है? तो एल्कली मेटल होती हैं आपकी जो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स हैं, आपका लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सोडियम भी एल्कली मेटल है, फ्रेंसियम भी एल्कली मेटल है, और पोटाशियम भी एल्कली मेटल है। आपके जो ऑप्शन नंबर सी है कैल्शियम, वो एक एल्कली मेटल नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, अ मिक्सचर कंटेन 71% कॉपर सल्फेट एंड 29% कैम्फर। कैम्फर है ये, कैम्फर, ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हैं, कपूर बोलते हैं, कैम्फर। नेम अ सुटेबल मेथड फॉर सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। देखिए जो कॉपर सल्फेट है वो एक सॉल्ट है, और साथ में किसके साथ है, ये कैम्फर के साथ है। तो कैम्फर आपका एक वोलेटाइल होने वाला सब्सटेंस है, मतलब वो क्या हो जाता है, वो सब्लिमेट हो जाता है, ठीक है, वो अपने आप ही जो है वो सॉलिड से जो है वो गैस में चेंज हो जाता है। तो सॉल्ट और कोई सब्लिमेट होने वाला सब्सटेंस हो तो उनके मिक्सचर को हम सिंपल सब्लिमेशन प्रोसेस से जो है वो अलग कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है वो नेक्स्ट ऑप्शन, राइट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन बी है, सब्लिमेशन। आगे है क्वेश्चन नंबर 18, द फर्स्ट नोबल गैस कंपाउंड ऑब्टेन्ड वाज। फर्स्ट नोबल गैस कंपाउंड जो ऑब्टेन किया था वो है, यहाँ पे थोड़ा जो ऑप्शन सी है वो राइट आंसर है, लेकिन ये थोड़ा गलत प्रिंट हुआ है। ये है हमारा XePtF6, ये वाला कंपाउंड है, ये XePtF6, ये वाला कंपाउंड जो है वो फर्स्ट नोबल गैस कंपाउंड जो है वो जो था वो डेवलप किया गया था, ठीक है, क्योंकि जिनॉन आपकी एक नोबल गैस है। और ऑप्शन सी XePtF6 ये आपका जो है वो एक नोबल गैस कंपाउंड है जो फर्स्ट जो है वो ऑब्टेन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है आपकी स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट इन साइज। कौन सा सबसे बड़ा है साइज में, कौन सा जो आयन है वो सबसे बड़ा है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो ऑप्शन ए है वो राइट है। अभी ये कैसे राइट है, ऑक्सीजन की बात करें तो एटॉमिक नंबर है 8 और उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 10। फ्लोरीन की बात करें तो एटॉमिक नंबर 9 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसने एक लिया है, इसके पास भी 10। मैग्नीशियम में एटॉमिक नंबर 12 और इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं तो 10, ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास। और सोडियम की बात करें तो एटॉमिक नंबर है 11 और 1 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया है तो इसके पास आ गया 10। सब में देख रहे हैं आप कि 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। लेकिन अब साइज की बात करें तो साइज सबसे बड़ा होगा ऑक्सीजन का, क्योंकि इसका जो ये है एटॉमिक नंबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं ये 8 हैं और सब में ज़्यादा है एटॉमिक नंबर, तो न्यूक्लियर चार्ज इसका कम है और इलेक्ट्रॉन्स इसमें जो है वो 10 है, तो ये इन इलेक्ट्रॉन्स को अच्छे से नहीं खींच पाएगा और जो साइज होगा एटम का वो आयन का वो बड़ा होगा। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि सबके पास ज़्यादा चार्ज है, फ्लोरीन के पास 9 है, मैग्नीशियम के पास 12 है, सोडियम के पास 11 है और इलेक्ट्रॉन सबके पास सेम है, तो जिसके पास कम चार्ज होगा और इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे उसका साइज जो है वो बड़ा होगा। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन ए इज़ राइट, जो आपका ऑक्सीजन एनायन है उसका साइज जो है वो सबसे बड़ा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, जिसमें एसिड प्लस बेस मिलकर बनाते हैं सॉल्ट प्लस वाटर, ऐसी रिएक्शंस को बोलते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो आपको ऑप्शन ए दिख रही है जिसमें क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, HNO3 नाइट्रिक एसिड एक एसिड है, तो वो आपस में मिलके सॉल्ट बनाते हैं सोडियम नाइट्रेट NaNO3 प्लस वाटर, ठीक है। तो आपकी ऑप्शन ए जो है वो एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट ऑप्शन है ए।
आज हम इतने ही एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। आई होप कि ये एमसीक्यूज़ आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, आपको बहुत हेल्प करेंगे। एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे।